हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग जीएस। तो दोस्तों, हाल ही में जी7 समिट कंक्लूड हो चुकी है। और इस बार की 2021 की जो जी7 समिट है, ये कई मायनों में इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये जो देश जी7 के सदस्य हैं, ये मिल रहे हैं। और इस बार कुछ खासकर जैसे कोविड रिलेटेड जो मैटर्स हैं, इनके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। तो अब देखते हैं आज के वीडियो में कि क्या इम्पोर्टेंट इनके डिसीजंस रहे हैं और जी7 है क्या। तो बहुत शॉर्ट में जी7 के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए जी7 है क्या। तो जी7 का साफ मतलब है ग्रुप ऑफ सेवन। ये एक अनौपचारिक समूह है, ध्यान रखिएगा, 7 देशों का। जब मैं अनौपचारिक कह रहा हूँ, इसका मतलब साफ है। देखिए, जो समूह है या संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये दो तरीके के हो सकते हैं। या तो वो फॉर्मल होंगे या वो इनफॉर्मल होंगे। तो फॉर्मल अगर ग्रुप है, इसका मतलब उसका एक हेडक्वार्टर होगा, उसका एक परमानेंट सेक्रेटरिएट होगा, स्थायी सचिवालय होगा, है ना। एक बॉडी होगी जो गवर्न करने वाली होगी, यानी सारी चीजें औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से आपको स्थापित होंगी और पता चलेंगी कि ये यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक अनौपचारिक ग्रुप है जो 7 देशों से मिलकर बनता है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके, यूनाइटेड किंगडम। इस बार का जो जी7 समिट है, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन को भी इनवाइट किया गया था। इनविटेशंस जो है वो सेंड किए गए थे। अब समझते हैं। देखिए, जो जी7 कंट्रीज हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तो आप ये मैप देख रहे होंगे, ये वो कंट्रीज हैं जो जी7 की मेंबर्स हैं। तो जी7 कंट्रीज दुनिया की लगभग 40% जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये एक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा हो गया। इसके साथ साथ जी7 कंट्रीज जो है दुनिया की 10% आबादी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि जी7 जो है, इसका कोई लीगल यानी कि कानूनी अस्तित्व नहीं है, यानी कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बस एक कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट के तहत दुनिया के 7 देश जो हैं, वो कुछ अन्य महत्वपूर्ण देशों को इनवाइट करते हैं। बाकी ये 7 देश तो मिलते ही मिलते हैं। इनका कोई, जैसा मैंने कहा, स्थायी सचिवालय नहीं है, कोई ऑफिशियल मेंबर्स नहीं है। इसी वजह से जी7 में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो ये आवश्यक नहीं होता कि वो सभी मेंबर कंट्रीज के ऊपर बाध्य होगा कि उनको मानना ही है। बाइंडिंग नहीं होता है ना। हालांकि अगर सारे देश आम सहमति से किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं और कंसेंसस है, आम सहमति है, तो फिर वो लोग इसे मानते भी हैं, कई बार इम्प्लीमेंट भी करते हैं, अगर सभी देशों ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, मेंबर स्टेट्स ने। ठीक है। स्वतंत्र रूप से, बिना किसी दबाव के। तो ये तो हो गया जी7 का औपचारिक परिचय। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी7 की ओरिजिन कहाँ हुई, कैसे हुई। तो शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। जी7 जो है 1975 के दशक में, जब अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस दौरान हुआ ये कि अमेरिका जो है, आपको पता है कि ज्यादातर इजराइल को बैकअप देता है। तो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अमेरिका की हरकतों की वजह से और पश्चिमी देशों की हरकतों की वजह से, जो सऊदी अरेबिया है, इसके नेतृत्व में जो आपकी ऑयल एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, इन्होंने तेल देना बंद कर दिया अमेरिका वगैरह को। क्लियर है। अच्छा, अब इस समस्या से निजात पाने के लिए पहली बार इस जो जी7 है, इसका कंसेप्ट रखा गया था। ठीक है। तो जी7 की जो पहली मीटिंग हुई थी, वो इसी कंसेप्ट को रिजॉल्व करने के लिए हुई थी। ध्यान रखिएगा क्यों, क्योंकि उस समय जो एनर्जी क्राइसिस हुई, तो उस एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी थे, जॉर्ज शुल्च, इन्होंने जो है इस तरह के एक कंसेप्ट को बताया था, सबसे पहले क्वाइन किया था, सबसे पहले इस तरह से एक कंसेप्ट प्रपोज किया था। ठीक है। अच्छा, इनके प्रपोजल्स के चलते बाद में फाइनली ये जो समिट है वो होना शुरू हुई। जो है सबसे पहली जब समिट हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया गया कि भाई अगली बार से हम लोग साल दर साल मिलते रहेंगे। तो शुरुआत में 6 देश मिले, बाद में कनाडा भी इसमें आ गया, और जब कनाडा आ गया तब ये ऑफिशियली जी7 के रूप में स्थापित हो गया। बाद में रशिया भी इसका सदस्य देश बना था, लेकिन आपको पता है कि रशिया और अमेरिका के बीच कुछ चीज़ों को लेके डिफरेंसेस थे, स्पेशली आपके यूक्रेन और क्रीमिया में उसके जो इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है, उसको लेके अमेरिका नाराज था, जिसकी वजह से रशिया को बाद में बाहर निकाल दिया गया और ये वापस से जी7 बन गया। अब होता क्या है कि जो 7 सदस्य देश हैं, जो ग्रुप ऑफ 7 है, ये टर्न बाय टर्न मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं एनुअली। और जैसे इस साल अगर यूके ने की, तो अगले साल कोई और देश कर लेगा। इसके पहले बारी अमेरिका को करना था 2019 में, लेकिन कोविड के चलते
अमेरिका जो है वो नहीं ऑर्गेनाइज कर पाया था, उसके पहले फ्रांस ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से टर्न बाय टर्न जो है वो प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता जो होती है वो एक कंट्री होस्ट करती है, और जो कंट्री होस्ट करती है उसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस साल 2021 में यूनाइटेड किंगडम को होस्ट करना था इसकी प्रेसिडेंसी को, और ये जो है होस्टिंग हुई है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है, यानी यानी पूरा का पूरा जो G7 समिट ऑर्गेनाइज हुआ है, ये कार्बिस बे कॉर्नवॉल नाम की एक जगह है, वहां पर हुआ है। ठीक है, वहाँ एक होटल है, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया। बेसिकली एजेंडा जो है 2021 की G7 समिट का वो है बिल्ड बैक बेटर, यानी एक जो हमारा पुराना समय है उसको हम बहुत अच्छे से वापस से बनाएं। और G7 लीडर्स ने बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन मसलों पर आम सहमति जताई है ना। तो इसमें जो है वो चाइना के अगेंस्ट, जो चाइना के आप कह सकते हैं कि ये छोटे देशों को कर्ज देना और बाद में उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल करना, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को भी कंट्रोल करना, इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है कई सारे देशों ने। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन हुआ है कि 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य इन्होंने रखा है कि हम इसको, यानी कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे 2050 तक। इसके साथ साथ 2022 तक जो है वो आपके कोविड को खत्म करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, इसके साथ साथ आपका 2030 तक जो बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता का लॉस हुआ है, जो घाटा हुआ है, यानी जो बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जो जैव विविधता कायम करते हैं, वो नष्ट हुए हैं, उनको रीस्टोर करना है। ठीक है। और चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में जो ईगर मुस्लिम्स की प्रजातियों के प्रति, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, इसमें भी इनका स्टैंड आया है कि इसके लिए भी कुछ दिया जाए, ध्यान रखा जाए, है ना, कुछ यानी कमिटीज बनाई जाए, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जाए। इसके अलावा आपके कोविड तो हो ही गया, साइबर अटैक जो है, साइबर अटैक को लेके भी कुछ पॉलिसीज बनी हैं। चलिए, तो ये जो है वो बेसिकली एक मोटिव रहा है कि इस तरीके से G7 दुनिया के देशों को एक मैसेज दे, एक इम्पैक्ट क्रिएट करे अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू। अच्छा, इंडिया और G7 का पुराना संबंध रहा है। सबसे पहली बार जब 29वीं G8 समिट हुई थी, क्योंकि उस समय रशिया भी इसका हिस्सा था, है ना। तो उस समय G8 हो गया था, बाद में रशिया से बाहर हो गया 2014 के आसपास, तब से ये G7 ही है। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने फ्रांस में इस समिट को जो है वो अटेंड किया था। चलिए बाद में मनमोहन सिंह ने इस समिट को वापस से जो है वो अटेंड किया था। और अभी जो है G7 समिट हुई, इसके पहले वाली जो 2019, उसमें भी जो आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, वो इसमें एक गुडविल पार्टनर के तौर पर सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा इस बार भी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको वर्चुअली जो है वो एड्रेस किया है। और देखिए, इससे है क्या, इससे फायदा ये है कि कहीं ना कहीं भारत जो है उन देशों के समूह में आ रहा है जो दुनिया में कई सारे इवेंट्स को क्या है, एक तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, है ना। अच्छा, इससे भारत को ये भी सहायता मिल सकती है कि जैसे कोविड रिलेटेड जो भी अब इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, उसमें इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर हो सकता है। तो ये आप ये मान के चले। अच्छा, एक और डिमांड ये चल रही है कि अब G7 को जो है G10, है ना, बनाया जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया और आपका इंडिया हो गया, साउथ कोरिया, जिनको इनवाइट किया गया, इनको परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बना दिया जाता है। तो इस तरह के भी कंसेप्ट जो हैं वो चल रहे हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें ज्यादातर जो कंट्रीज हैं G7 में, वो सारी कंट्रीज G20 में भी हैं, इंक्लूडिंग इंडिया।